नमस्कार। मैं हूं प्रवेश खत्री, CA CFA। आज मैं 5 क्वेश्चंस जो ज्यादातर लोग मेरे से स्टॉक मार्केट के बारे में पूछते हैं, उनके जवाब आपके लिए लेकर आया हूं। मनीष जी, आप स्टार्ट कीजिए। तो सर, पहला क्वेश्चन हमारे पास में यह है, शुड एवरीबडी इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट? क्या सबको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली? बिल्कुल। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर आपके पास आइडल फंड्स हैं जो कि आपको अगले 2 से 5 साल के लिए यूज नहीं करने, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट की साइकिल है दैट कम्स टू एंड इन 2 to 5 years, इवन इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ बेयरिश फेज, तो वो भी खत्म हो जाती है 2 से 5 साल में। और अगर आप बुलिश फेज में, तो ऑटोमेटिकली आपको पहले ही बहुत सारा पैसा बन जाएगा। तो आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। वो आपकी किस्मत है कि अगर आप बुलिश साइकिल के अंदर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अगर आपकी किस्मत खराब है तो आप उसकी वजह से अपनी रिटर्न्स खराब मत कीजिए छोटे टाइम को अपना एक बेंचमार्क लेके। और अगर मान लीजिए ऐसे मेरे पास में इमरजेंसी फंड है जिनकी मुझे जरूरत पड़ सकती है, या मेरी जॉब खतरे में है, तो क्या ऐसे केस में मुझे शेयर मार्केट में लगाना चाहिए? मैंने पहले ही बोला ना, जो पैसा आपको 2 से 5 साल के लिए नहीं चाहिए, आप उसी पैसे को मार्केट में लगाइए। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी फंड है तो कम से कम 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड आप अपने पास रखिए। ओके। फिर ये रिटर्न्स की बात आती है, कुछ लोग कहते हैं गोल्ड में लगाएं, कुछ कहते हैं रियल एस्टेट में लगाएं, कुछ कहते हैं स्टॉक मार्केट में लगाएं। आम आदमी बहुत कंफ्यूज है। सर, आप एक्सपर्ट हैं, बताइए। देखिए, इसमें हम डेटाबेस बात करते हैं। क्योंकि मैं इक्विटी गाय, तो मैं ऐसी बात कोई भी नहीं करूंगा कि मैं बायस्ड हो जाऊं अपने डिसीजन के अंदर। आप CAGR रिटर्न्स देखिए, क्या क्या रिटर्न्स देखिए, गोल्ड की, इक्विटीज की, रियल एस्टेट की। गोल्ड की आती है अराउंड 9 से 11%। आप पिछले 50 साल का डेटा देख लीजिए। एंड व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट, हमारे पास रियल एस्टेट का इंडिया में डेटा ही नहीं है। उसका मेन रीजन है ब्लैक मनी रोटेट करता जो, तो वी डू नॉट हैव दैट डेटा। रही बात इक्विटीज की, निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में 14 से 16% की रिटर्न CAGR टर्म्स में दी है। तो अगर आप डेटा में भी देखें तो निफ्टी स्टॉक मार्केट गिव यू बेस्ट रिटर्न। ओके। तो व्हाई टू इन्वेस्ट इन एनी अदर एसेट क्लास इफ यू आर गेटिंग द बेस्ट रिटर्न इन पर्टिकुलर एसेट? राइट। सर, दूसरा सवाल हमारे पास में है, इज द स्टॉक मार्केट अ गैम्बल? क्या स्टॉक मार्केट एक जुआ है? ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। आपका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म है, आपको लगता है मैं क्विक यूं पैसे बना लूं मार्केट से, कि आज आया हफ्ते बाद पैसे डबल हो गए, या कोई ऐसी पॉन्जी स्कीम्स में आप फंस जाते हैं। बहुत सारी मिसगाइडेंस मार्केट में रोटेट कर रही है। अगर आप उन चीजों में फंस रहे हैं, फिर तो आपके लिए ये गैम्बल है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को सिस्टमैटिकली विद फुल डिसिप्लिन मार्केट में पैसा कमाना है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी जगह है। अच्छा एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल नहीं। टेक्निकल चार्ट्स या टेक्निकल स्टडीज आपको शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है मार्केट में, उसकी इंफॉर्मेशन देगा, उसकी नॉलेज देगा, बट इट विल नॉट क्रिएट जनरेशनल वेल्थ फॉर यू। फंडामेंटल एनालिसिस ही एक ऐसा स्टडी है जो कि आपको जनरेशनल वेल्थ बनाने में हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में। सर, कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तो किस्मत चलती है, आपका क्या कहना है? सर, ये बहुत ही गलत धारणा है कि किस्मत चलती है। आप डेटा बेस्ड काम कीजिए, आप सिर्फ डेटा पे रिलाई कीजिए। आप इसकी किस्मत ऐसी है, उसकी, हमें इन चीजों में नहीं जाना है। ये इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जब हम डेटा बैक्ड डिसीजंस लेते हैं, जब हम प्रॉपर स्टडी करते हैं किसी भी चीज की, जब हमें निटीज एंड ग्रिटीज पता होती है, और व्हेन वी नो व्हाट वी आर डूइंग, इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू लूज मनी, प्रोवाइडेड आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। आप रिसर्च पैक्ड काम करें और सही टाइम पे सही डिसीजन लें जो कि डेटा बेस्ड हो। मुझे आपकी एक बात याद है, आपने कहा था कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। जुए में आप अपने पत्ते नहीं चुनते, शेयर में आप अपने शेयर्स चुन सकते। बिल्कुल। तो सर, आपका सबसे बड़ा तरीका क्या है शेयर्स चुनने का? देखिए, फंडामेंटल, इसमें बेसिकली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर फोकस करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर उसके 2-3 पिलर्स हैं, मैक्रो एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस।
अब ये जो मैं आपको व्यू बता रहा हूं, दिस इज अ टॉप डाउन व्यू. When you look at the macro factors and you find the sectors where there are tailwinds, Okay. जहां अगले 5 से 10 साल में कंपनीज को फायदा होने वाला है. अब आप अगर ऐसी कंपनीज को ट्रैक करें और ऐसी कंपनीज को पिक करें तो आपको अच्छा पैसा बन सकता है. इंडस्ट्रीज में भी जैसे मैं आपको बताऊं, आज की डेट में फार्मा इंडस्ट्री, इंफ्रा, डिफेंस इंडस्ट्री, अब इन तीनों में एक बेसिक एग्जांपल है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, ट्रांसमिशन भी है उनमें से एक. अगर आप इनमें देखें तो अगले 5 से 10 से 15 साल बहुत एक्सपेंडिचर्स होने हैं, बहुत खर्चा होना है, सरकार ने करना है, प्राइवेट कैपेक्स होना है. तो इन इंडस्ट्रीज के अंदर पीछे से टेलविंड्स आ रही हैं. अब उन टेलविंड्स के साथ अगर आप अपने आप को जोड़कर उस सेक्टर के अंदर देखें कि वहां पे कौन सी कंपनीज अच्छी ग्रोथ के साथ विद रीजनेबल वैल्यूएशंस आपको मिल रही हैं, आप वहां पे पैसा लगाएं, आपको पैसा बनेगा. ओके. ऐसे कौन से लोग हैं जिनको शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट इज 80% अबाउट साइकोलॉजी, और इवन आई वुड से 70% अबाउट साइकोलॉजी एंड 30% अबाउट योर स्टडीज. अगर आप वेरिएशंस को नहीं झेल पाते. अब देखिए, इसमें भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम स्टॉक मार्केट के रिस्क की बात करते हैं, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है कि आपकी जो एसेट क्लास है उसकी वैल्यू कम हो रही है, ऊपर जा रही है, कम हो रही है, हम इसको रिस्क का नाम दे देते हैं. इट इज नॉट रिस्क, इट इज डेविएशन, इट इज वेरिएंस, कि आपकी एसेट जो आपने होल्ड कर रखी है उसके प्राइस में वेरिएंस आता है, तो हम उसको रिस्क का नाम देते हैं. वो कंपनी नहीं डूब रही है, उसका बिजनेस नहीं खराब हो रहा है. अनलेस एंड अनटिल किसी कंपनी का बिजनेस नहीं डूबता, वो रिस्क नहीं है. वी कैन नॉट कॉल इट रिस्की. हम सिर्फ वेरिएशन को नहीं झेल पाते. तो अगर आप वेरिएशंस को नहीं झेल पा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको डर लगता है कि आपने एक स्टॉक लिया, आज उसका 100 रुपए है, और मान के चलिए मार्केट में पैनिक होता ही रहता है, और मार्केट में 90% लोग ट्रेडर्स बैठे हैं जिनको हर थोड़ी न्यूज आने पर अपने प्रॉफिट बुक करने की जल्दी होती है. तो उस केस में अगर आपके स्टॉक का प्राइस 100 से 80 या 70 भी हो जाता है, तो आपको ये नहीं समझना कि इसमें कोई रिस्क है. इट इज वेरिएंस. बिजनेस एज इट इज चल रहा है, धंधा चलेगा तो कंपनी चलेगी. लॉन्ग टर्म में सोचिए, पैसा बनेगा ही बनेगा. सर, एक हम देखते हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, काफी सारों का हमें ना तो बैकग्राउंड पता है, ना हमें उनका एजुकेशन पता है. यू आर समबडी हु इज हाईली टेक्निकल. आपने सीए किया, फिर सीएफए किया. तो यहाँ पे 2 सवाल हैं. 1, सीए और सीएफए में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों स्टडीज ने आपको क्या सिखाया स्टॉक पिकिंग के बारे में? दूसरा सवाल, किस तरह के किसी हम इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, तो किस तरीके को फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं? ये 2 सवाल हैं, बट आई थॉट कि एक में पूछ लेना चाहिए. देखिए, सीए करने में मेरे को जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला है, हम जब भी किसी कंपनी को स्टडी करते हैं या फिर कभी कोई स्पेशल सिचुएशन में हम लोग जाते हैं, जैसे कि कोई मर्जर हो रहा है, वहां पे आर्बिट्रेज गेन्स मिलते हैं, तो आपको लॉ को पढ़ने की आदत होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए हाउ टू रीड अ लॉ. जब भी कोई स्टेटमेंट रिलीज होती है कंपनी की तरफ से और वो कोई भी बात बोल रही है, मैं उसको आज की डेट में कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट सबसे लिंक करके समझ पाता हूं कि ये क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली. तो लीगल जानकारी के लिए जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है, उसमें मेरे को सीए की बहुत हेल्प मिली. रही बात सीएफए की, सीएफए इज कोरली फाइनेंस कोर्स. इट्स कॉल्ड गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री. तो सीएफए से तो बहुत नॉलेज मिली है कि किस तरीके से पोर्टफोलियोज को बनाना है, कितना बीटा रहना चाहिए, रोटेशन कैसे करते हैं. इट्स बहुत गहराई से उसने हमें सीएफए से हमने सीखने को मिला कि इन फैक्टर्स के बेस पे हमें इन्वेस्टिंग करनी है. कौन से फैक्टर्स आपके, एग्जांपल के तौर पे कि इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं तो हमें किस एसेट क्लास में जाना है. एसेट क्लास में भी अगर हम एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में जंप कर रहे हैं, CFA study helped me a lot in CA study because I qualified in 2011. So that time I did not study much about bonds and fixed income investments. इंडिया में bonds और fixed income investments की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है. आज हम अगर किसी भी रिटायरी को पैसा इन्वेस्ट करना है, he goes for fixed deposits. But आप यूएस में देखिए, they go for corporate bonds, जहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है. तो वो सब चीजों की नॉलेज मेरे को सीएफए की स्टडी से मिली है और बहुत बहुत हेल्प मिली है उससे.
रही बात फिनफ्लुएंसर्स की, मैं एक ही बात आप लोगों को बोलूंगा, एक ही यार्ड स्टिक है किसी भी फिनफ्लुएंसर को जज करने का। कोई भी फिनफ्लुएंसर अगर आपको बहुत रोजी सपने दिखा रहा है और प्रैक्टिकल बात नहीं बोल रहा, जस्ट स्टॉप फॉलोइंग दैट पर्सन। वो आपको डिच करेगा, ये बात समझ लीजिए। सर एक और सवाल, बहुत से नौजवान हैं जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरे आपसे 2 सवाल हैं। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो कौन सा कोर्स करें, सीए करें या सीएफए करें? दोनों कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट आई कैन अंडरस्टैंड बहुत मुश्किल है। अगर 2 में से एक ही करना हो, कौन सा करें? दूसरी चीज, उसको क्या क्या चीजें अपने में सीखनी चाहिए ताकि वो एक कामयाब इन्वेस्टर बन सके, एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बन सके? अगर आपको स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाना है तो सीएफए इज द बेस्ट थिंग टू डू। ओके। बिकॉज उससे ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज आपको सीए में नहीं मिलेगी। दैट इज प्योरली अ फाइनेंस कोर्स। आपको मतलब आप यूएस के बारे में भी पढ़ लेते हैं उसके अंदर, और वर्ल्ड वाइड किस तरीके से फाइनेंसेस चलते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, वो यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम सीएफए। रही बात एक कामयाब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने की, मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा, हैव कन्विक्शन। और कन्विक्शन किससे आएगी? स्टडी से आएगी, पेशेंस से आएगी, डिसिप्लिन से आएगी। क्योंकि मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारी साइकिल्स आती हैं। आपने कभी देखा होगा जब कोई भी शिप पानी में जाता है, सी में जाता है, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरता है, बट अल्टीमेटली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। सिमिलर इज द केस विद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। बहुत ऊपर नीचे होंगे लाइफ में, उससे हमें घबराना नहीं है। और वो हम तब नहीं घबराएंगे जब हमारा डेटा बेस्ड रिसर्च होगा, हमने पूरी रिसर्च के साथ अपने काम को, अपना थीसिस बनाया होगा, और जब हमारा डेटा पैक्ड थीसिस होगा और अच्छे से हार्डवर्क हम लोगों ने करके उसमें एक अपनी व्यू लिया होगा किसी भी स्टॉक को लेके, दैट टाइम आप पैनिक नहीं करेंगे। अगर आपने इन सब चीजों को नहीं लिया, आपने किसी से टिप ले ली, एग्जांपल के तौर पे मेरे से आप कहते हैं कि यार कोई स्टॉक बता दो, मैं ऐसी आपको बोल भी देता हूं, मेरे को पता है कि कौन से फैक्टर्स उस कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहे हैं। प्राइस की गारंटी कोई नहीं देगा आपको, बिजनेस की गारंटी फिर भी दे सकते हैं कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस की कोई गारंटी नहीं देता। किसी का सट्टा फंसा हो अगर किसी स्टॉक के अंदर, तो आप क्या कर लोगे? एकदम से उसकी अगर सेलिंग आ जाती है, एग्जांपल देता हूं आपको मैं बहुत छोटा सा, कोई प्रमोटर है, उसने क्या किया कि उसके 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए के शेयर प्लेज कर दिए बैंक के पास। हमें सबको पता है बैंक हेयर कट लगाते हैं, मान के चलो 25% का उसने हेयर कट लगा दिया, 75 पे लैंड कर दिया। अब इन दैट केस अगर मार्केट में पैनिक आता है और मार्केट टूटती है, उसके 100 रुपए वाले शेयर 75 रुपए के हो जाते हैं। दैट टाइम बैंक का मार्जिन ऑफ सेफ्टी खत्म हो जाएगा और बैंक वुड बी कंपेल्ड टू सेल दो स्टॉक्स इन ह्यूज क्वांटिटी। एकदम से स्टॉक टूटेगा, वो पैनिक सेलिंग है। मगर क्या वो फंडामेंटल बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट मार रहा है? क्या उसके धंधे में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। So there is no need to worry in those circumstances. Sir, what are the 2-3 most dangerous things about stock market which people should avoid? Tips: impatient होना, ट्रेडिंग में ज्यादा दिमाग लगाना। अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए या मे बी अगले 1-1.5 साल के अंदर भी चाहिए, मान के चलिए अपने आपके बेटे की शादी है, आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, आपको घर बनाना है, उस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू माइट लैंड अप इन ट्रबल। तो इन सब छोटी छोटी गलतियों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप आराम से यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड। सो थैंक यू प्रवेश सर फॉर अ लवली इंटरव्यू एंड ग्रेट टिप्स। आप जाते जाते कोई एक संदेश देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को? श्योर, मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि फंडामेंटल्स के बेस पे अपनी स्टडी कीजिए। किसी भी कंपनी को फंडामेंटली देखिए। टेक्निकल्स आएंगे चले जाएंगे, क्वांट आएंगे चले जाएंगे, एंड रिमेंबर फंडामेंटल्स आर फॉरएवर। थैंक यू। थैंक यू।